नमस्कार, हमारे साथ राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति संजीव शर्मा साहब हमारे साथ हैं। शर्मा साहब का बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। शर्मा साहब, सबसे बड़ी बात ये कि जी, बरसों से हमारी ये चिकित्सा पद्धति जी, चली आ रही है, लेकिन जी, बीच का ऐसा एक दौर था जब थोड़ा-सा एलोपैथी आई, तो उसके बाद थोड़ा-सा ये हाशिए की तरफ गई। जी, लेकिन अब वापस वो दौर आ गया है कि ये चिकित्सा पद्धति जो है आयुर्वेद की तरफ जो है लोगों का रुझान है, युवाओं का रुझान है और अब तो जी, पूरा विश्व जो है इस ओर जो है आकर्षित हो रहा है। जी, कैसे जी, देखें हम इस आयुर्वेद को? जी, आपने बहुत सही कहा कि बीच का एक ऐसा दौर था, ख़ास करके जब अंग्रेज़ों का शासन भारतवर्ष पे था, तो उस समय आयुर्वेद को हाशिए पे धकेला गया और उसमें जानबूझ के भी धकेला गया और स्वतंत्रता के बाद आयुर्वेद की एक दशा बड़ी दयनीय थी। लेकिन मैं उन वैद्यों को, उन विद्वानों को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने उस कठिन दौर में भी आयुर्वेद को बचा के रखा। बिल्कुल, और आज वो एक लिंक जो है पुरातन लिंक जो है आज हमारे साथ विद्यमान है और उसी के बल पर हम आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से आज़ादी के बाद भारत सरकार ने बहुत और प्रदेश की सरकारों ने भी बहुत अपना इसमें योगदान दिया और उस धीरे धीरे वो योगदान जो है बढ़ता गया और आयुर्वेद एक मुख्य इस पे धारा में आता चला गया। कोरोना का एक विशेष दौर ऐसा रहा हुँ, जिसमें सब चिकित्सा पद्धतियां एक तरह से हम कहें कि असफल या कारगर साबित नहीं हो रही थी। उस समय आयुर्वेद का और आयुर्वेद के सिद्धांतों का पालन करके जिस तरीके से भारत ने कोविड से लड़ा, निश्चित रूप से उसमें ये नहीं कि सिर्फ आयुर्वेद का या आयुर्वेद वालों का ही योगदान था। उसमें जो हमारी आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, उसके जो चिकित्सक हैं, दूसरे जो चिकित्सा पद्धति है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा और हम सफलतापूर्ण तरीके से उस कोविड के दौर को लांघ करके यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद आम जनमानस में आयुर्वेद के प्रति एक विशेष जो भावना है वो जागृत हुई और विश्वास पैदा हुआ और अब आज का जो दौर हम देख रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति आयुर्वेद के प्रति आकर्षित है और किसी न किसी तरीके से, चाहे घर में, चाहे चिकित्सा के रूप में, चाहे अपने आप को स्वस्थ रखने के रूप में, वो आयुर्वेद का और योग का कहीं न कहीं प्रयोग कर रहा है और ऐसा एक अनुमान है कि लगभग 90 से 95% नागरिक जो भारत के हैं, किसी न किसी तरीके से आयुर्वेद का और आयुष पद्धतियों का घर में या चिकित्सा के रूप में या स्वस्थ रहने के लिए प्रयोग करते हैं। डॉक्टर साहब एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो जी, ये है कि आयुर्वेद को हम दादी-नानी के नुस्खे के तौर पर देखा करते थे। जी, कोई साइंटिफिक के तौर पर कोई बात होती थी तो हमेशा जो है वो एलोपैथी के जो विशेषज्ञ हैं वो आयुर्वेद को बड़ा मतलब दोहरी नज़र से देखा करते जी, थे। जी, जी, जी। लेकिन क्या वो कोविड वाला ही टाइम था या उससे पहले से भी ये सब चीज़ें होने लगी कि इसको साइंटिफिकली जो है प्रूवन जो है वो मिलने लगा साइंस के तौर पर जो है वो जी, एक उनको जो मान्यता मिलने मान्यता लगी। मिलने जी, लगी? जी। निश्चित रूप से दादी-नानी के नुस्खे जो हैं वो घरेलू उपचार हैं। हुँ, यद्यपि वो सारे नुस्खे, जो सारे उपचार थे, वो आयुर्वेद के सिद्धांतों पर ही आधारित थे, उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान था। हुँ, लेकिन हम विज्ञान को भूल गए, उन सिद्धांतों को भूल गए और उस नुस्खे हमारे दादियों-नानियों ने जारी रखे और जिसके कारण हम भी बचपन में उन्हीं नुस्खों को लेकर के आगे बढ़े और बढ़े हुए हैं। लेकिन निश्चित रूप से जो आयुर्वेद है एक बहुत बड़ा विज्ञान है और इसके अपने सिद्धांत हैं हुँ, और ये सिद्धांत बहुत भारी सिद्धांत हैं। मैं एक उदाहरण दूं कि जो हमारा शरीर है इसके ऊपर हमारा जो जलवायु है उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है और उसके अनुसार हमारे शरीर में परिवर्तन आते रहते हैं। जैसे ऋतुओं की अगर हम बात करें, भारत में 6 ऋतुएं लगभग हर जगह पाई जाती हैं हुँ, और आजकल जो ये ऋतु चल रही है, हुँ, बसंत ऋतु चल रही है, तो इस ऋतु का प्रभाव हमारे शरीर और मन पर पड़ता है हुँ, और हमारे आयुर्वेद में उसी के अनुसार कहा गया है कि उसी ऋतु के अनुसार हमारा आहार भी होना चाहिए, हमारा जो विहार है यानी डेली रूटीन जो है हुँ, वो भी वैसा होना चाहिए और हमारा जो खान पान है उस हुँ, ऋतु के हिसाब से होना चाहिए ताकि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें। बिल्कुल। आयुर्वेद कहता है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम जो है वो सबसे पहला सिद्धांत है। हुँ, आतुरस्य विकार प्रशमनम, यानी पहले जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको स्वस्थ रहने की एक शिक्षा दी जाए और ये विचार किया जाए कि उसको स्वस्थ कैसे रख सकते हैं हुँ, ताकि बीमारियों का जो बर्डन आज हमारे समाज में बढ़ रहा है, हमारे देश में बढ़ रहा है, पूरे विश्व में बढ़ रहा है, हुँ, वो बीमारियों का जो बोझ है वो कम हो हुँ, या हो ही ना। हुँ,
और अगर बीमारी हो जाए तो उसकी चिकित्सा कैसे की जाए। तो ये 2 बड़े सिद्धांत हैं, उसमें जो पहला सिद्धांत है स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, हुँ, ये आयुर्वेद कहता है और वो जो सिद्धांत हैं वो बिल्कुल वैज्ञानिक हैं। आज विभिन्न वैज्ञानिक जो मानक हैं, साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं, हुँ, उन पे वो खरे हुँ, उतरते हैं। कोविड के दौरान एक ये उभर के सामने आया, लेकिन उससे पहले भी वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान आयुर्वेद में हो रहे हैं और कोविड के दौरान भी और अब भी हो रहे हैं और एक वैज्ञानिक तरीके से एक पहचान बनाने की आयुर्वेद अपने आप की कोशिश कर रहा है। तो सब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट मामला है वो ये है कि इंस्टेंट जो रिलीफ की बात आती है, जी, तो लोगों को लगता है कि शायद एलोपैथी में तुरंत इंस्टेंट रिलीफ है। जी, उसके फ़ायदे हैं तो उस नुकसान भी हैं, जी, क्योंकि आफ्टर इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। जी, जी, लेकिन जहाँ तक आयुर्वेद का है, एक लोगों को ये माइंडसेट ज़रूर बना हुआ है कि एकदम अगर कहीं कोई दर्द है या कुछ है तो उससे राहत के लिए आयुर्वेद उतना कारगर सिद्ध होगा कि नहीं होगा। जी, ये एक परसेप्शन जो है वो अभी भी लोगों के मन में है। जी। तो क्या ये सारी जो परसेप्शन है ये रोक रहा है आयुर्वेद को आगे बढ़ने में? देखिए, कुछ तो परसेप्शन है और कुछ हकीकत भी है हुँ, इसमें, सच्चाई भी है कि निश्चित रूप से जैसे कभी कोई सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है हुँ, या बहुत डायर इमरजेंसी है, हुँ, तो उस वक़्त या बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जहाँ आयुर्वेद की पहुँच नहीं है, वहाँ जो हमारी आधुनिक चिकित्सा पद्धति है उसकी पहुँच है और दोनों चिकित्सा पद्धतियाँ जो हैं वो हमारी आवश्यकता है। हम हुँ, ये नहीं कहेंगे कि वो चिकित्सा पद्धति नहीं है, अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी है और आवश्यकता भी है। उसी के सहारे हमारा देश स्वस्थ रह रहा है या हम ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं। हुँ, लेकिन आयुर्वेद की अपनी क्षमताएं हैं, आयुर्वेद की अपनी शक्तियां हैं और आयुर्वेद की अपनी सीमाएं भी हुँ, हैं। ऐसे दूसरे विज्ञान की भी अपनी सीमाएं हैं, अपनी उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं हुँ, वो भी हैं। तो बहुत सारी ऐसी परसेप्शन मिसपरसेप्शन भी है कि एकदम चिकित्सा नहीं हो सकती है। हुँ, जैसे हाई ग्रेड फीवर है तो उसको आयुर्वेद के तरीकों से हम नीचे ला सकते हुँ, हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी अवस्थाएँ भी हैं जहाँ हमें आधुनिक चिकित्सा पद्धति की आवश्यकता है और उन उसके सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। तो एक बैलेंस बना करके हमें चलेंगे और ये जो चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, ये एक-दूसरे के लिए कॉम्पिटिटिव नहीं है, बल्कि एक-दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं। बिल्कुल, एक-दूसरे के साथ लिए साथ में लेके सहयोगात्मक है चलें, कि जो बिल्कुल। यहाँ कम है, वो वहाँ है, जो वहाँ कम है, वो यहाँ है और हुँ। इनको मिला करके अगर हम चलेंगे, तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रह सकते हैं। जी, सर्जिकल अगर हम बात करें तो अब जी, तो सर्जरी आयुर्वेद में भी होने लगी है। जी, तो लोग कैसे मतलब देखें कि हमको आयुर्वेद में जाके सर्जरी करानी चाहिए या इनके भी कोई पैरामीटर्स हैं कि भई इस तरीके का रोग है तो हमको आयुर्वेद की सर्जरी लेनी चाहिए, जी, जी, जी। अदरवाइज़ जैसा कि आप कह रहे हैं कि सामंजस्य के साथ चलना चाहिए। हाँ जी। तो ये एक थोड़ा-सा परसेप्शन लोगों के मन में है, एक डर की भावना भी है। जी, तो जी, वो जी। कैसे दूर होगी? देखिए, निश्चित रूप से जब जितना आप आयुर्वेद को समझेंगे और आपके चैनल्स के माध्यम से भी लोग समझेंगे कि जो शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी है, मूलतः आयुर्वेद से शुरू हुई थी हुँ, भारतवर्ष में। सुश्रुत द फादर ऑफ सर्जरी हुँ, कहा जाता है। आज भी अगर आप आधुनिक जो हमारे चिकित्सालय हैं हुँ। या मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पर सुश्रुत के नाम से बिल्डिंग्स हैं, सुश्रुत के नाम की वहाँ काम विभाग हॉल्स के चल रहे नाम्स बिल्कुल, हैं, हॉर्स ऑपरेशन हैं, थिएटर बिल्कुल। के नाम हैं, वो किस लिए हैं? क्योंकि सुश्रुत ने ही सबसे पहले सर्जरी जो है वो शुरू की थी। ये ठीक है कि समय का जिस तरह से आगे समय परिवर्तन होता गया और आज आधुनिक चिकित्सा पद्धति सर्जरी के क्षेत्र में बहुत आगे तक, बहुत एडवांस तक पहुंच गई है और आयुर्वेद उसमें कहीं कंपटीशन या उसमें नहीं आता है कि भाई हम भी ये कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद के में एक कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, कुछ पैरा सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं। जैसे मैं एक बात करूं हुँ, कि जो हमारे बगंदर है या हुँ, अर्श है हुँ, जिसको पाइल्स या हम फिस्टुला इन एनो कहते हैं। हुँ, तो इस तरह की कुछ बीमारियां हैं जहाँ एक क्षार सूत्र चिकित्सा पद्धति है जो जो सर्जिकल मेथड से हम लोग करते हैं वो बहुत कारगर है और यहाँ ही देश में नहीं विदेशों में भी उसका प्रयोग हो रहा है। जो मॉडर्न की सर्जिकल बुक्स हैं उसमें भी क्षार सूत्र का अब जिक्र होने लगा है। हुँ। तो कहने का अर्थ ये है कि आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा है, उसकी अपनी सीमाएँ हैं और एक सीमा तक हम लोग सर्जरी करते हैं और उससे आगे जहाँ हमारा अधिकार नहीं है या जहाँ हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं है, उसमें हम आगे नहीं जाते हैं। बहुत सारे हमारे पैरा सर्जिकल प्रोसीजर्स भी हैं या जैसे वुंड हीलिंग टेक्निक्स हैं हुँ। या फ्रैक्चर हीलिंग टेक्निक्स हैं, ये हमारे पास बहुत कारगर तरीके से हैं और उनमें हम काम करते हैं। जी, शर्मा साहब, ये एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है,
अगर हम सरकार के लेवल पर अगर हम देखें, जी, तो ये सरकार का इनिशिएटिव है कि वो सारी चिकित्सा पद्धतियों को अब एक साथ लेके सामंजस्य बिठाकर और लेके आ रही हैं। जी, अब जी, हम अस्पतालों में भी देखते हैं कि सारे जो पद्धतियाँ हैं हमारी, उन जी, सबको प्रॉपर जो है अब रिस्पॉन्स सरकार की तरफ से मिलने लगा है। जी, ये कदम कैसे देखते हैं आप सरकार का? चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार भी काफ़ी इन चीज़ों में कोशिश कर रही है। हर जगह जो है जी, कॉलेजेस खुल रहे हैं जी, जी, और इसकी जो पढ़ाई है वो लगातार जो है लोगों में एक लोकप्रियता अब धीरे-धीरे करने लगी है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से राजस्थान सरकार को भी बधाई भी देना चाहता हूँ, धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ढांचा आयुर्वेद का राजस्थान में यहाँ स्थापित किया गया है और उसको और बढ़ाया जा रहा है, निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है और ऐसे प्रयास सरकारों के द्वारा होते रहने चाहिए और केंद्र सरकार के द्वारा भी भरसक प्रयास आयुर्वेद को आगे लाने के किए जा रहे हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि आज कोलोकेशन की बात हो रही है कि एक ही छत के नीचे या एक ही कैंपस में सारी चिकित्सा पद्धतियों को स्थान दिया जा रहा है, निश्चित रूप से ये बहुत सराहनीय है। इसका फ़ायदा ये है कि ये रोगी के ऊपर है कि वो कहाँ जाना चाहता है। हुँ, उसके सारे विकल्प सरकार ने खोल हुँ, के रखे हैं कि भी आयुर्वेद है, ये यूनानी है, ये होम्योपैथी है, ये मॉडर्न मेडिसिन है, या वेस्टर्न मेडिसिन या जिसको एलोपैथी हम कहते हैं हुँ, वो है। तो उसको जहाँ उचित लगता है, वो वहाँ पर अपनी ट्रीटमेंट ले सकता है और वहाँ पर जो बैठे हुए जो चिकित्सक हैं या हुँ, कंसल्टेंट्स हैं, हुँ, वो भी ये समझते हैं कि ये रोगी मेरे पास तो आ गया है, लेकिन मेरे पास शायद इसका उतना कारगर चिकित्सा नहीं है, तो मैं उस दूसरे डॉक्टर के पास इसको हुँ, भेजूँ, दूसरी चिकित्सा पद्धति के डॉक्टर के पास भेजूँ। तो इसका जो फ़ायदा है, लाभ है, वो आम जनमानस को बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। उसको उसके पास अपनी ऑप्शन भी है और उसके साथ ही उसको वहाँ पर रेफरल भी इमीडिएटली मिल जाता है, हुँ, एकदम रेफरल मिल जाता है कि भई इस चिकित्सा पद्धति में पहले आप वहाँ जाइए, हुँ, वहाँ एक अच्छा उपचार आपको मिल जाएगा। इस बिल्कुल। जो आपकी बीमारी है, इसका उपचार मिल जाएगा। तो ये प्रयास एक बड़े स्तर पर राजस्थान में भी हो रहा है और बहुत अच्छा प्रयोग है ये और भारत सरकार के स्तर पर भी ये कोलोकेशन वाला जो हुँ। तरीका है, ये बहुत अच्छा तरीका है। डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि किसी को एंजाइना होता है या हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जी, तो वो जाके या स्टंट लगते हैं या बाईपास सर्जरी होती है। जी, उसके बाद डॉक्टर्स जो हैं, वो कहते हैं कि साहब आप योगा करें। जी, योगा का भी बहुत इम्पोर्टेंस है और वो भी अब हम सब वही वही सामंजस्य वाली स्थितियाँ जो है और जी, जी। वो उसका बहुत अच्छे इम्पैक्ट भी आ रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। सरकारों को भी इस और आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं और आपको क्योंकि आप डे टू डे लाइफ में जो है इन सारी चीज़ों से आप दो चार होते हैं। जी, सरकार को और किन-किन जगहों पर जो है स्कोप है जहाँ पर और इसको डेवलप किया जाए, जो सारी हमारी चिकित्सा पद्धतियाँ एक साथ मिलकर आगे बढ़े, जी, आयुर्वेद को भी उसमें बहुत ज़्यादा जो है बूस्ट अप मिले, बूस्ट अप तो मिले। वो जी। क्या सुझाव हो सकते हैं? देखिए मैंने जैसे कहा कि राजस्थान सरकार के स्तर पर देखें तो बहुत अच्छे प्रयास राजस्थान सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं और उन्हीं प्रयासों को आगे और बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी अपने जो राजस्थान का जो बजट है उसमें जी। एक राजस्थान में एक और आयुर्वेद विश्वविद्यालय के खोलने की बात अजमेर में हुई है। हुँ, ये बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। हुँ, एक विश्वविद्यालय पहले से ही स्थित है तो इससे सरकार की एक मंशा जाहिर होती है कि किस तरह से सरकार अपनी जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है उसको आगे लाना चाहती है, आगे बढ़ाना चाहती है। और इसके साथ-साथ जो आधुनिक चिकित्सा की सुविधाएँ हैं, बराबर या बहुत ज़्यादा स्तर पर उनको भी सरकार बढ़ा रही है। और कोलोकेशन मैंने पहले भी कहा कि हुँ, कोलोकेशन की जो फैसिलिटी है कि जो जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पर आयुष की ओपीडीज़ या आयुर्वेद की, होम्योपैथी की या दूसरी पद्धति की ओपीडी करना या वहाँ पर इंडोर फैसिलिटी देना और जिला स्तर तक ये ले जाना, हुँ, ये राजस्थान सरकार कर भी रही है, वो बहुत सराहनीय कदम है और इसको आगे और बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि गाँवों तक ये एक मुहिम हमारी पहुँचे कि गाँव में बैठे हुए व्यक्ति को भी एक ऑप्शन मिल सके कि उसको कौन-सी चिकित्सा पद्धति और कौन-से चिकित्सक से चिकित्सा लेनी है, वो फ्री हो और चिकित्सक भी फ्री हो कि भई इसको इस बीमारी की चिकित्सा इस चिकित्सक हुँ। के पास मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो प्रयास चल रहे हैं केंद्र सरकार के और राजस्थान सरकार के या दूसरे प्रदेशों की सरकारों के, ये बहुत सराहनीय है और राजस्थान का उदाहरण लेते हुए दूसरे प्रदेशों की सरकारें जो हैं, वहाँ पर भी इसी तरह से बड़े स्तर पर करने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब एक जो बड़ा इम्पोर्टेंट मामला होता है कि आजकल मेडिकल इंश्योरेंस होने लगा है।
जी, तो लोगों के दिमाग में वो भी परसेप्शन है कि केवल जो है वो हम मॉडर्न चिकित्सा पद्धति उसी के थ्रू हम जो इंश्योरेंस जो है वो अवेल कर सकते हैं। जी। क्या आयुर्वेद में जो वो ले रहा है इलाज जो उसका हो रहा है, क्या उसको लेकर भी कुछ इसमें कुछ फ़ायदे हो सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए जो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना है, हुँ, उसके अंतर्गत ये आयुर्वेद को लाया जा रहा है और राजस्थान में पहले से आयुष्मान योजना के अंतर्गत जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आयुर्वेद को लाया गया है और हुँ। उसका जो लाभ है वो हमारे लोगों को, हमारे नागरिकों को सभी को उसका मिलना चाहिए और मिल भी रहा है और इसको आगे और बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि लोगों को आर्थिक रूप से एक सहयोग मिल सके आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को प्रयोग करने का। एक अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा जी, शर्मा साहब। देखिए लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। लोग बाग क्या होता है घर में बैठ के चिकित्सा करते हैं। जी। तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या किस तरीके से जो है आयुर्वेद को लेना चाहिए? वैद्य के पास जाना चाहिए, चिकित्सालय में जाना चाहिए या नहीं जाना? क्योंकि घर पे ही बैठ के लोग बाग जो हैं आजकल स्वयं चिकित्सा करने लग जाते हैं। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो कभी भी नहीं करना चाहिए कि कोई अगर आपको बीमारी है, एस्टेब्लिश्ड डिज़ीज़ है और उसकी चिकित्सा आप अपने आप से और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, लोग गूगल करके ट्रीटमेंट पढ़ते हैं और उसको शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए, चाहे वो एलोपैथिक चिकित्सा हो, चाहे वो आयुर्वेद की चिकित्सा हो, चाहे दूसरे सिस्टम की चिकित्सा हो। अगर आपको चिकित्सा लेनी है तो एक बार जो चिकित्सक है उससे परामर्श करें और उसके बाद ही औषधियाँ लें। हाँ, छोटी-मोटी बीमारी कभी सर्दी, जुकाम ऐसा छोटा-मोटा हो गया तो ठीक है, 1 आध दिन के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं लेकिन जब आप ठीक नहीं हो रहे हैं तो आपको तुरंत वैद्य के पास या चिकित्सक के पास जाना चाहिए और परामर्श लें और बिना मतलब के आयुर्वेद है इसलिए उसको प्रयोग करना है जितनी डोज़ बताई गई है उससे ज़्यादा प्रयोग करना है, जितनी बार बताया गया है उससे ज़्यादा प्रयोग करना है, उसके दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। कोविड के दौरान भी हमने देखा हुँ, कि लोगों ने जब हमने कहा कि आयुष्वात पीजिए, तो आयुष्वात की एक मात्रा और समय बताया कि भई 2 बार लीजिए। लेकिन लोगों ने उसको बार-बार लेना शुरू कर दिया, अधिक मात्रा में शुरू कर दिया, अधिक कंसंट्रेशन से हुँ। लेना शुरू कर दिया, तो उसके दुष्परिणाम भी सामने आए। तो हम ये कहें कि ये आयुर्वेद है और उसके कोई दुष्परिणाम नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं है। आप सादा खाना भी अगर खाते हैं, तो उसके बहुत अधिक मात्रा में खाते हैं, तो उसके भी दुष्परिणाम आते हैं। तो ये मान के ना चलें कि आयुर्वेद के दुष्परिणाम नहीं है। हाँ, आयुर्वेद को मात्रावत यूज़ किया जाए, प्रयोग किया जाए और समय के अनुसार प्रयोग किया जाए और चिकित्सक के परामर्श के अनुसार प्रयोग किया जाए, तो निश्चित रूप से दुष्परिणाम है वो कम होते हैं। फिर भी ये कहना कि ये बिल्कुल इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स या ये नहीं होते हैं, ये क्लेम नहीं होता है और लोगों को ये मान के चलना चाहिए कि चिकित्सीय परामर्श जो है बहुत आवश्यक है। जी। जी, शर्मा साहब आप आए और हमारे हमको इतना टाइम दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, तो धन्यवाद, फिलहाल धन्यवाद। कार्यक्रम में इतना ही। फिर एक नए डिग्निटी के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।